नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमान सिंह आपके साथ। दिल्ली के सुल्तान क्लास 7 का इतिहास का तीसरा अध्याय लेकर के आपके सामने वापस हाजिर हूं। दोस्तों, दिल्ली के सुल्तान वाला चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों के बारे में, उससे संबंधित शासकों का वर्णन है। चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पर यह बताना मैं आवश्यक समझूंगा कि अब तक आपने कहीं पर भी दिल्ली का जिक्र नहीं सुना होगा। दूसरे अध्याय में भी आपने देखा था कि मध्यकाल के अंदर जितने भी जो नए राजवंश स्थापित हुए थे, चाहे वो चोल वंश था, चाहे वो गुर्जर प्रतिहार था, वहां पर कहीं भी दिल्ली का जिक्र नहीं था। क्योंकि दिल्ली वास्तव में जो अस्तित्व में आई थी मध्यकाल के अंदर, जो 12वीं शताब्दी का समय था, वहां पर शुरू करते हैं हम आज का ये टॉपिक, दिल्ली के सुल्तान। अगर मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाऊं, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊं, बैकग्राउंड हिस्ट्री के अंदर, तो आपने महाभारत काल में, जी हाँ मित्रों, महाभारत काल में एक जगह का नाम सुना होगा, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी और उसी इंद्रप्रस्थ को कालांतर में दिल्ली कहा गया। दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था वही इंद्रप्रस्थ दिल्ली के नाम से जाना गया। क्योंकि हम मध्यकाल की बात कर रहे हैं, आपको पता है क्लास 7 की हिस्ट्री में मध्यकाल और मध्यकाल के भी 1000 वर्षों के समय के बारे में हमने पड़ताल करनी है। महाभारत काल की जो पृष्ठभूमि है उसको लेकर के हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अब आप आइए मध्यकाल में। तो मध्यकाल के अंदर तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर 1130 से 1145 ईस्वी। अनंगपाल तोमर को दिल्ली का संस्थापक माना जाता है। तो यहां पर आपके लिए एक प्रश्न निकल करके आया है, दिल्ली का संस्थापक किसे माना गया? आपको लिखना है अनंगपाल तोमर। देखिए, ये जो बात है वो है 12वीं शताब्दी की। 12वीं सदी से दिल्ली का इतिहास शुरू होता है। उसके बाद में तोमरों के बाद में जिसका काल आता है वो आता है पृथ्वीराज चौहान, यानी कि चौहानों का काल। और यहाँ पर चौहानों के अंदर एक जो राजा का नाम है वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी अनंगपाल तोमर के बाद में यहाँ पर दिल्ली का शासक था। तो पहले तोमर वंश, उसके बाद में दिल्ली के अंदर चौहान वंश का शासन रहा। चौहान वंश के दौरान या इस समय का जो दिल्ली था, उस समय वहां पर व्यापार काफी फला फूला था, व्यापार की बहुत अच्छी उन्नति हो रही थी। ऐसे समय में वहां पर कई जैन लोग थे। जैन व्यापारियों ने, जैन व्यापारियों ने 12वीं सदी के दौरान दिल्ली में अनेक मंदिर भी बनवाए, अनेक मंदिर बनवाए और मंदिरों के साथ में जो आर्थिक गतिविधियां जारी रखी। उस समय वहां पर एक विशेष प्रकार के सिक्के चलते थे, वो थे दहलीवाल सिक्के। दहलीवाल सिक्कों का प्रचलन उस समय था। अब देखिए मित्रों, दिल्ली का संस्थापक किसको माना गया? अनंगपाल तोमर। यहां पर सबसे पहले हमने अपना जो वृतांत शुरू किया है वो किया है तोमर वंश से शुरू किया है। अनंगपाल तोमर, ये देखिए दिल्ली का संस्थापक। उसके बाद में चौहान वंश का काल आया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। यहाँ पर उसका जो कार्य, उसका जो आधिपत्य था वो दिल्ली पर, दिल्ली और अजमेर दोनों का शासक था। अनंगपाल तोमर के बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद में जिन सिक्कों का वर्णन आया है वो है दहलीवाल सिक्के। यहां से ये प्रश्न निकलता है, दहलीवाल सिक्के। दहलीवाल सिक्कों का प्रचलन कहां था? दिल्ली के अंदर था। ये दिल्ली की शुरुआत है। आप जानते हैं कि 1912 के अंदर दिल्ली देश की राजधानी बना। उसके पहले दिल्ली कई बार बनी और बिगड़ी, उसके बहुत सारे नाम रखे गए और कैसे कैसे नाम थे उनका जिक्र हम आगे इस चैप्टर के अंदर करेंगे। इस चैप्टर में हमारा जो फोकस है वो रहेगा दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत और दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली सल्तनत कितने राजवंशों से मिलकर बनी, कौन कौन से राजवंश है,
कौन वहां पर मुख्य शासक था, किसका कितना योगदान था, ये सारी चर्चा हमें इस चैप्टर में जो सिलेबस दिया है 7th क्लास का उसके अकॉर्डिंग करनी है। दिल्ली सल्तनत, देखिए जब दिल्ली सल्तनत की चर्चा होती है तो यहाँ पर आपको 5 राजवंशों का जिक्र करना बहुत आवश्यक हो जाता है। 5 राजवंशों के बिना दिल्ली सल्तनत का जिक्र नहीं किया जा सकता। दिल्ली सल्तनत जिसके अंदर 5 राजवंश शामिल थे, और यहां पर देखिए आप 1206 से लगा करके 1526 ईस्वी तक, अगर हम दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल को बांटे तो मोटे तौर पर यह कार्यकाल है। 1206 में इसकी स्थापना दिल्ली सल्तनत की, और 1526 में जब तक मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक इस कालखंड के दौरान 5 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले कुछ इतिहासकारों ने इनको गुलाम वंश कहा है, क्योंकि कुछ लोग मानते थे कि इसके ज्यादातर राजा या तो गुलाम थे या फिर पहले गुलाम थे बाद में स्वतंत्र हुए। कुछ ने इनको आरंभिक तुर्क कहा है, आरंभिक तुर्क, और कुछ ने कहा कि यह मामलुक वंश था। जो भी हो, पहला वंश था या तो गुलाम वंश कहिए या मामलुक वंश कहिए। गुलाम वंश के बाद में दूसरा राजवंश था जिसको खिलजी वंश कहा गया। कहीं कहीं इसका नाम खलजी भी आता है। तो पहला गुलाम वंश, दूसरा खलजी वंश, तीसरा वंश जो था दिल्ली सल्तनत का वो था तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद में जो चौथा था वो था सैयद वंश, और अंतिम दिल्ली सल्तनत का जो वंश था वो था लोधी वंश। दोस्तों 5 वंश का नाम, 5 वंशों का नाम आपको दिल्ली सल्तनत के साथ जोड़ना है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1206 में, वो शुरू हुआ था दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। सल्तनत का अगर मैं पहला राजा कहूं, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने मामलुक या गुलाम वंश की नींव रखी भारत के अंदर, आरंभिक तुर्क थे ये, और जो दिल्ली सल्तनत का समापन जिस राजा के साथ हुआ है, जिसने मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर के साथ युद्ध किया था, वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। सबसे बड़ी समस्या आपकी रहती है कि सन याद नहीं होते। अभी आपको सन के झंझट में पढ़ना ही नहीं, अभी आपको तारीखें कुछ नहीं, अभी तो आप नाम याद रखिए। 5 राजवंश से गुलाम, खलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये क्रम से नाम बता रहा हूं मैं पहले से 5वें तक। शुरुआत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का था, और समापन हुआ दिल्ली सल्तनत का, वो था इब्राहिम लोदी के साथ, जो कि आपके नाम से स्पष्ट लोदी वंश का रहा होगा। ये है दिल्ली सल्तनत का खाका। फिर से देखिए आप, 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, 1526 में खत्म होती है। शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में, और सल्तनत का समापन होता है इब्राहिम लोदी के साथ। शुरुआत होती है गुलाम वंश से, उसके बाद में खिलजी वंश, उसके बाद में तुगलक वंश, उसके बाद में सैयद वंश, उसके बाद में लोधी वंश। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हमें जिन जिन राजाओं के बारे में कुछ विशेष रूप से चर्चा करनी है, उसका मैं आपको यहाँ पर नाम बता देता हूँ। इतने सारे राजवंशों के सभी राजा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। सबसे मुख्य 2 राजा जो आपको पढ़ने हैं, जिन राजाओं के बारे में आपको पता रखना है, एक है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए सबसे ज्यादा जिसके बारे में पढ़ना है, सबसे ज्यादा पढ़ना है मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी लिखूं, खिलजी लिखूं, कोई बात नहीं। इन 2 राजाओं के बारे में आपको ज्यादा जिक्र करना है इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद में अगर छोटा सा जिक्र आएगा तो वो आएगा रजिया सुल्तान का या गयासुद्दीन बलबन का। तो बहुत कम चर्चाएं आपके सिलेबस में दी है, आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है।
इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। पहले मैंने दिल्ली का इंट्रोडक्शन दिया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तोमर वंश, तोमर के बाद में चौहान वंश आए, चौहान वंश के बाद में दिल्ली वाले सिक्कों का एक छोटा सा संदर्भ, एक छोटा सा जिक्र किया गया था दिल्ली के लिए। फिर व्यवस्थित रूप से मैंने शुरू किया है दिल्ली सल्तनत और दिल्ली के सुल्तानों वाला चैप्टर, उसमें 5 राजवंश हैं। क्रम से आपको रखना है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। क्रम चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं करेंगे। कितना भी आप पढ़ेंगे आगे, कितनी भी आपकी पढ़ाई जारी रहेगी, सल्तनत का क्रम यही रहेगा। पहला राजा यही है, अंतिम राजा यही है। इसके यहाँ पर जो मानचित्र दिया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर, इस मानचित्र का जिक्र है जिसको मैंने बोर्ड पर बनाने की कोशिश की है दोस्तों। यहाँ पर देखिए यमुना नदी और यमुना नदी के पश्चिम के अंदर कुछ नाम लिखे गए हैं। ये नाम वो नाम है जो उस समय की दिल्ली से संबंधित थे। हालांकि उस समय उसका नाम दिल्ली नहीं था, लेकिन अलग अलग दौर के अंदर अलग अलग नाम, यहाँ पर बहुत सारे नाम आपको नजर आ रहे हैं। जहांपना, दहली कोहना, देखिए होजे सुल्तानी, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये कुछ दिल्ली के आसपास के ऐसे विकसित शहर थे, विकसित नगर थे, विकसित क्षेत्र थे, जिसको समय समय पर दिल्ली के सुल्तानों ने अलग अलग नाम दिया। मैंने यहाँ पर इसकी मार्किंग कर रखी है। अब हम एक नंबर से शुरू करते हैं। जो पहला नंबर, मैं यहाँ पर नंबरिंग करूंगा सिर्फ। नंबर 1 पर मैंने कुतुब मीनार को रखा है, और कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। यहां पर ये देखिए पॉइंटेड किया गया है इसको। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। एक के बाद में हम चलते हैं 2, होज सुल्तानी। होज सुल्तानी एक सरोवर था, एक तालाब था जो इल्तुतमिश द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो यहां पर हम लिखेंगे इल्तुतमिश। होज सुल्तानी का निर्माता इल्तुतमिश था। होज उस समय का एक सरोवर था, सुल्तानी मतलब राजा, शासक। शासक ने जिस सरोवर का निर्माण करवाया उसको होज सुल्तानी कहा गया। ये इस कुतुब मीनार के नजदीक स्थित था। यहां पर मैंने 3 नंबर के अंदर देखिए होज खास रखा है और एक सीरी रखा है। तो 3 नंबर की जो दोनों चीजें हैं, जो दोनों निर्माण है, एक सीरी का किला है और एक है होज खास। दोनों का निर्माता था अलाउद्दीन खिलजी। यहां पर मैं लिखूंगा अलाउद्दीन खिलजी। कहीं कहीं नाम खलजी भी आता है, कहीं कहीं खिलजी भी आता है। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सीरी का किला और होज खास, इन दोनों का निर्माता है वो अलाउद्दीन खलजी था। उसके बाद में 4 को ढूंढिए, ये रहा 4 पे है तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद का निर्माता या स्थापना करने वाला जो था वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद का निर्माता था। 4 नंबर के बाद में आपको 5 में देखिए आदिलाबाद नजर आ रहा है और यहां पर जहांपनाह नजर आ रहा है। इन दोनों का निर्माता, जहांपनाह का और आदिलाबाद का, इन दोनों का निर्माता था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको मोहम्मद तुगलक भी कहा गया इतिहास में। तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था मोहम्मद तुगलक, जिसने आदिलाबाद का निर्माण करवाया और उसके साथ में जहांपनाह जो नगर है वो बसाया। दिल्ली के अलग अलग समय में अलग अलग नाम थे, जहांपनाह भी उसमें से एक था। उसके पास में देखिए दिल्ली कोहना, जिसको पुराना शहर कहा जाता था। मोहम्मद तुगलक के बाद में हम जो फिरोजाबाद और फिरोज शाह कोटला, ये दोनों जगह है, इनका निर्माता था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। ये जगह मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक से ली है और पाठ्य पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है। आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सारी जगह हैं, इसको बसाने वाले कौन थे या इनके निर्माता कौन थे। ये देखिए यमुना नदी बह रही है, ये जो डॉट डॉट करके जो दिया हुआ है, ये यमुना नदी का परिवर्तित स्थान है जहां से यमुना नदी गुजरती है।
तो ये मानचित्र हमारी इस पाठ्य पुस्तक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर दिया था, जिसका जिक्र यहाँ पर आवश्यक था। उनसे संबंधित शासकों का भी जिक्र मैंने यहाँ पर कर दिया है।